नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं एक जेनेरिक जो मेडिकल कंपनी है, खास करके जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इनका कारोबार है। कंपनी का नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस और इसके अलावा कहती है कि फोकस इनका है जो कि एरिया ऑफ की बात करती है एपीआई में, एफ डी एफ में, सी डी एम ओ के अंदर। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी ये कहती है कि हमारे पास करीब करीब 40 से ज्यादा प्रोडक्ट है। जो कंट्रीज की बात करती जाए वो करीब 86 कंट्रीज से ज्यादा कंट्री में कंपनी का कारोबार है और 1500 से ज्यादा कस्टमर बेस की बात कर रही है। और करीब करीब कहती है कि सीजीआर जो है सिंस 2019 के बाद करीब करीब 22% से लगातार बढ़ती नजर आती है, जबकि एम्प्लॉय की बात करीब करीब 400 एम्प्लॉय की बात कंपनी में दिखाई जा रही है। बाकी सारे हो सकता है कॉन्टैक्ट लेबर की बात करती है। 86 कंट्रीज में कंपनी का कारोबार रहा है और अवार्ड भी काफी अच्छा खासा इनको मिला हुआ है। इनके न्यूज आर्टिकल भी चलती है अलग अलग वेबसाइट्सों के थ्रू और अवार्ड्स को लेकर के। और इसके अलावा देखा गया कि इनके पास सी एफ डी एस से या फिर इसके कुछ अवार्डिंग की बात और क्लाइंट की बात की लिस्ट उन्होंने पार्टनर्स की बात इन्होंने अपने वेबसाइट्स पे मेंशन किया हुआ नजर आई है। क्यों नहीं थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में आज स्टॉक मार्केट के रिएक्शन की तरफ समझे। जो कंपनी कहती है कि नियर अवार्ड द्वारा ये ब्रेकआउट की सिचुएशंस में बनी है। क्या है? नियर अबाउट ब्रेकआउट के आसपास की आकर के सिचुएशन से गुजरने वाली है। क्या मार्केट की क्या पोटेंशियल्स हैं इसके बिजनेस को लेकर के, चाहे इसकी स्टॉक की मार्केट की रिएक्शंस को। जहां बुक वैल्यू 113, इंटरेस्टिंग वैल्यू इज द बेटर थिंग। कहते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू जो काफी बेटर है फ्रॉम द बुक वैल्यू से, अर्थात उनके पास एसेट्स की अच्छी खासी तादाद है। और करंट प्राइस 634 के आसपास, जो कि हायर टू हायर 675 तक गया था। और यही परफॉर्मेंस रही तो आगे आने वाले समय में लगता है क्या आने वाले समय में 1000 रुपए की स्टॉक ऐसा पॉसिबल है रिसेंटली कुछ पीरियड की बात किया जाए तो। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी में अभी भी इतने सारे इंटरेस्ट के बाद भी अभी भी अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में आता है नियरली 10%। और यहां से 10% बढ़ती है तो मार्केट कहां पे जाएगी? सीधे सीधे खड़ी होती है करीब करीब 700 के आसपास। इसको लेकर के इन प्राइसों, जबकि आर ओ ई 15%, आर ओ सी करीब 22% की बात कर रही है। मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा की आंकड़ा दिलाती है। कंपनी डिविडेंड भी पे करती है। प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी 68% के आसपास और डेट्स बिल्कुल फ्री की कगार पे है, लेकिन करंट रेशियो का माप थोड़ा सा ज्यादा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा रिकंसलेशन। उन रिकंसलेशन की परतों को जरा हम खोलते हैं जहां पे हमने हाईलाइट किया है और हाईलाइटों के पीछे हम उन चीजों को समझे जिसमें सबसे पहला चीज है रिस्क, चाहे वो बिजनेस हो चाहे स्टॉक मार्केट की रिएक्शन। रिकंसलेशन में सबसे पहला पार्ट आता है परफॉर्मेंस लेवल को लेकर के, जो आखिर बैक टू बैक किस लेवल पे कंपनी का कारोबार रहा है। इस कंपनी के कारोबार से मैनेजमेंट ने अपने निवेशकों के बारे में कुछ सोचा है नहीं सोचा है, और स्टॉक मार्केट की जो सप्लाई है डिमांड्स है उसके बेसिस पे मार्केट का रिएक्शन कितना कहता है। इन सभी पहलुओं पर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। चलिए जानने के प्रयास करें। जो सितंबर तक का इसका रिजल्ट भी अपडेट हो चुका है। जब सितंबर के रिजल्ट के बारे में चर्चा करें तो शायद हम यहाँ पे ये देख पाएंगे कि कभी करीब कंपनी के पास 166 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट कर रही, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगातार बुल है। जबकि प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बुल के कगार पे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ती नजर आती है। तो इन तीनों एस्पेक्ट को देखें, तीनों इंडिकेटर को देखें, चाहे वो सेल्स को लेकर के, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के, और नेट प्रॉफिट को लेकर, इन तीनों चीजों में ये आगे की संकेत देती नजर आती है। और इसमें अच्छी बात ये निकल के आई, जो जितना इनका इंटरेस्ट की बर्डन बनी है अपनी लोन को लेकर के, उतना इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसे भी आ जाते हैं, उससे ज्यादा आ जाते हैं, जिससे इनको कभी कमी की महसूस नहीं होती है नेट प्रॉफिट पार्ट। अब आते हैं समझने के लिए ईयरली ग्रोथ को लेकर लास्ट 12 महीने के डेटा को। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी पिछले 12 महीने के डेटा में बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आती है।
जो कि करीब करीब 625 करोड़ के आसपास। इसके अलावा की बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट 152 करोड़ से टच होते होते 158 करोड़ तक पहुंचने के कगार पे है और लगातार बढ़ती नजर आती है, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार मार्जिन बढ़ी है। तो दोनों तीनों इफेक्ट को देखें तो इनको क्या कर रही है, एक बैकअप दे रही है। तीनों इंडिकेटर इनको हायर टू हायर के लिए मूव के लिए तैयार कर। लेकिन केबल और केबल प्रॉफिट को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि परफॉर्मेंस काफी बेटर है। इसके प्रति हकीकत तो ये पता चलेगा ना, आखिर सेल्स की रेशियोज क्या थी, डेटर्स का रेशियोज क्या था, इसके अलावा जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट रेशियो क्या था और डेटर्स के बेसिस पे प्रॉफिट का रेशियो क्या क्या। यहाँ पे देखा गया कि कंपनी में जो रिस्क फैक्टर था उसमें 71 दिन के लिए टाइम फ्रेम की बात करती है और इस टाइम फ्रेम में कंपनी के पास बोरोइंग्स बिल्कुल ही नहीं है, कंपनी इज डेट्स फ्री कंपनी के लिस्ट में है। लेकिन जो बाकी एस्पेक्ट हैं, बाकी एक्सपेक्टेशन में कंपनी के पास जो सबसे बड़ी चिंता की बात होती है मार्केट में बिके हुए सामान का पैसा आना। और वो बिके हुए सामान के पैसा के बारे में कहती है करीब 100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा दिलाती है। और 100 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दिलाती है। इनमें ये अच्छी बात निकल के आई जो कंपनी में यदि 106 करोड़ का मार्केट में उधार था, 119 करोड़ तो पैसा हाथ में आया, जिसमें से करीब करीब मान सकते हैं कि इनके पास 13 करोड़ हाथ में मिल गया, कैश फ्लो बिल्डअप हो गया। और इसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनका ये जो पार्ट था, चाहे वो सेल्स वर्सेस डेटर की पार्ट करें या प्रॉफिट वर्सेस डेटर की बात करें, इन दोनों पहलुओं में ये खड़ी उतरती नजर आती है, अर्थात फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है। उन एक्सपेक्टेशनों के साथ यदि हम उन पहलुओं पे ध्यान दें जो आखिर इसमें निवेशकों का इंटरेस्ट कितना है, तो ये कह सकते हैं कि निवेशकों का इंटरेस्ट कई बार घटती है, कई बार बढ़ती है। लेकिन आज के टाइम के सितंबर तक की डेटा की बात करें तो 85,000 इंटरेस्टेड निवेशक हैं कंपनी में, जिसमें से एफ आई की भूमिका भी करीब 6% लगातार बढ़ा है। इसको ये भी कह सकते हैं जो एफ आई बाइंग स्टॉक के लिस्ट में ये स्टॉक की नाम आती है, जिसकी वजह से मार्केट में नई ऊंचाइयों पे उनको मदद मिलती नजर आती है। इसके अलावा डीआई ने अपनी पोजीशन जस दस जस के तस रखा हुआ है और आम पब्लिक के पास 20% की होल्डिंग थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि स्टॉक होल्डिंग किसने बनाया, लास्ट मोमेंट में एफ आई ने खरीद के रखा हुआ है। ऐसा ही डेटा की बात उन्होंने कहा है। और इसी बेसिस पे यदि हम इन पहलुओं पे चलें तो लेटेस्ट इनका अपडेट आया था रिजल्ट को लेकर के। रिजल्ट के बारे में कंपनी कुछ पीपीटी वगैरह भी शामिल किया होगा। उन पीपीटी में यदि हम नेक नज़र डालें तो कह सकते हैं जो कंपनी सुप्रिया लाइफ साइंस है उसकी सस्टेनेबिलिटी की बात, ग्रोथ की बात और प्रॉफिटेबिलिटी की बात उन्होंने कहा है। और इसमें H1 का डेटा और Q2 का डेटा शामिल किया, जिसमें कहती कि वाई में जो ग्रोथ रेट था वो करीब 20% के आसपास, एबिटा में करीब 104% के आसपास, जबकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कहती है कि 108%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कहती है 93% की ग्रो लेवल बनी है। यदि हम रीजनल्स परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने रीजनल परफॉर्मेंस में कहा है कि हमारे पास एशिया की बात करें तो एशिया हमारा बिजनेस सस्टेन करती है, यूरोप में बिजनेस काफ़ी हद तक कम हो गया है, एलएसी के अंदर बिजनेस इंक्रीज किया है, नॉर्थ अमेरिकाज में इनका बिजनेस इंक्रीज किया है 20% से। इसके अलावा कहती है अदर पार्ट में भी इनका बिजनेस में लगातार वृद्धि देखने को मिला। यदि हम H1 के डेटा को कंपेयर करके देखें तो यहाँ पे 20% की वाई ग्रोथ थी और एशिया में इनका बिजनेस थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। यूरोप में बेटर परफॉर्मेंस किया है, इसमें बेटर परफॉर्मेंस किया, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ा सा कम करती हुई नजर आती है। तो ये इन्होंने डेटा अपने शामिल किया। मुझे खास करके इनके जो अपना प्रेजेंटेशन दिया मुझे काफ़ी बेटर लगा। क्यों लगा, क्योंकि किसी निवेशक को कैलकुलेटर लेके खुद बैठना नहीं पड़ेगा जाके इनका कितना परसेंटेज की ग्रो लेवल की बात किया जा रहा है, जहाँ पे इन्होंने अपने दर्शाए हैं कि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स में करीब 1600 बेसिस पॉइंट से क्या होती है, इनकी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंक्रीज करती है। इसके अलावा देखा गया तो बाकी सारे एस्पेक्ट्स में इनका फंडामेंटल, सिंपल से बातों में कहा है कि फंडामेंटल लगातार स्ट्रॉन्ग कर रही है। जबकि बैलेंस शीट में सितंबर का बैलेंस शीट भी सामने रखा था और सितंबर के बैलेंस शीट में इन सिचुएशनों को हमने देखा परसेंटेज को लेकर के। यदि परसेंटेज में दो एक्सपेक्टेशनों को भी देखें
तो 106 करोड़ के आसपास यदि उधार भी पड़ा था, तो लास्ट क्वार्टर के डेटा की तरफ देखें तो 106 करोड़ के आंकड़ा से शायद ये कह सकते हैं कि इनके पास इतनी बड़ी गैप अप नहीं थी, लेकिन इनमें इन चीज में गैप अप बनती है। क्यों की बनती है? क्योंकि ये प्रॉफिट थोड़ा सा कंपेयर टू द डेटर्स मार्जिन थोड़ा सा कम की आंकड़ा दिखाती है पीयर्स की तरफ। और ओवरऑल यदि हम कंक्लूजन की तरफ देखें परफॉर्मेंस लेवल को, तो सेल्स लगातार बढ़ती नजर आती है, प्रॉफिट भी बढ़ती नजर आती है, स्टॉक प्राइस सीजीआर में कई गुने से रफ्तार से बढ़ती नजर आती है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप सपोर्ट देती है। जबकि पीयर्स में सन फार्मा, सिप्ला और मैनकाइंड फार्मा जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनियों में जितनी सभी दुकानों पे भीड़ है, आसपास की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किसी कंपनी दुकानों पे भीड़ है तो उसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। अदर दुकानों की बात करें तो लुपिन में काफी सारा भीड़ है, सन फार्मा के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, और इसका नाम जो सुप्रिया है यहाँ पे कंपेरिजन विद द बाकी जो दुकानें हैं वहां पे अभी भी थोड़ा सा कम के आंकड़ा कहती है और मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करती है, तो आगे उछाल बनाने में इनको हेल्प मिल सकता है। और ये हमने इन एक्सपेक्टेशनों के साथ समझने का प्रयास किया। यदि इन्हीं चीज को चार्ट बेसिस पे जाके देखें तो पिछले सालों में लगातार ये बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचने में काफी मतलब इंटरेस्ट काफी ज्यादा रहा है निवेशकों को लेकर के, जो कि लगातार सोचने वाली बात है। जिन लोगों ने यहाँ पे बेचा यहाँ पे आकर के खरीदा, उनके लिए क्या हुआ? मक्खन पे मलाई वाली बातें निकल के आती है। और इसके लिए गोल्डन रूल को जानना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, रिस्क है। तो रिस्क के बारे में हम लोग क्या कहते हैं? एक तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके बैलेंस शीट की फिगर क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बैलेंस शीट में लगातार अच्छी खासी ग्रो की बात करती है, जबकि अच्छी स्ट्रॉन्ग की बात यह है कि कंपनी में भले लाइबिलिटीज आपकी घट जाए लेकिन आपकी एसेट्स में कमी ना आए, तो आपके लिए बेटर टू बेटर की बात करती है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बात किया जाता है। और पिछले कुछ सालों की डेटा की बात करें तो एक साल में 154% और पिछले 5 सालों में करीब करीब 30% ही दिखाया परफॉर्मेंस लेवल की बात किया है। लेकिन इन एस्पेक्टों में एक चीज को जानना जरूरी है, इसको कहते हैं हम गोल्डन रूल। मार्केट में हमेशा गोल्डन रूल, क्या मार्केट रिस्क क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्केट में एक जब भी लेते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रल। हो सकता है कल मार्केट टूट जाए, उसको कहते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क के लिए क्या करना? मिनिमाइज करना। एक्सपेक्टेशन के लिए क्या करना है? प्रॉफिट को बुक करना है। इसमें दो कंडीशंस अप्लाई होता है, एक तो टर्म को लेकर के, एक परसेंटेज को लेकर। इनके लिए खुद डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल रिस्क है। कोई 10% रिस्क का साथ कवर कर सकता है, कोई 50% पे कर सकता है। उस रिस्क फैक्टर के बेसिस पे, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बेसिस पे एक प्रिंसिपल बनाना पड़ता है। प्रिंसिपल के बेसिस पे एक डिसिप्लिन यदि मेंटेन करते हैं तो हम पक्का ही हम लोग वापस लेके आते हैं, जो कि किसको कहते हैं? भाव ही भगवान है। और उस भाव में मिले हुए चीजों को लेके आते हैं प्रॉफिट के साथ में, क्योंकि ये प्रिंसिपल के साथ ही लेके आते। अदरवाइज मार्केट में देखेंगे तो हमेशा कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। भले मार्केट आज चलती हो 5% चलती हो, लेकिन तब भी तो कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है। भले सप्लाई थोड़ा सा कम कर दिया, सप्लाई बढ़ा दिया हो, ऐसा ही डेटा की बात करती नजर आती है, जिसका नाम था सुप्रिया। और ओवरऑल मैं बात करूं दोस्तों तो इनकी यदि 5% चढ़ी भी है तो कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। ओवरऑल ये देखा जाए तो कंपनी में निवेशक को लेकर के, कंपनी के निवेशक हमेशा कुछ ना कुछ पाए हैं इन कंपनी के मैनेजमेंट से। तो मतलब रिस्क टू रिवार्ड भी ठीक है, रिस्क टू रिटर्न भी ठीक है, और रिस्क टू रिकंस्ट्रक्शन भी इनको बैकअप सपोर्ट देती नजर आती है। और कंक्लूजन करें हेल्थ सेक्टर की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो उसमें पिछले 2 सालों में लिस्टिंग के बाद की बात करूं तो काफी बेटर परफॉर्मेंस करती नजर आई है। करीब करीब 100% 200% तक टच किया है, जो कि सर इतना बैंक एफडी और बाकी सारे सिचुएशन में नहीं मिलती है। रिस्क है, लेकिन रिस्क के साथ अच्छा खासा रिवार्ड एंड रिटर्न की उम्मीद होती है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।